हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि हम लोग वीडियो पर आगे बढ़ें, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी, अध्यापक तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जितने भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उन सभी बातों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए स्किनर ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्देशित करने से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्किनर ने जो लिखा है, स्किनर ने जो कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सभी ज्ञान एवं प्रविधियां, विधियां सम्मिलित होते हैं जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को समझने और उसे और अधिक निपुण बनाने में सहयोग करते हैं या उससे संबंधित होते हैं। तो चलिए, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञानकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के जो विषय क्षेत्र हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है वंशानुक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान वंशानुक्रम का भी अध्ययन करता है। तो वंशानुक्रम से यहाँ क्या मतलब है कि वंशानुक्रम से मतलब यहाँ यह है कि वे समस्त शारीरिक, मानसिक तथा अन्य विशेषताएं जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, वह सभी वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष में उसके वंशानुक्रम का प्रभाव रहता है। उसकी शारीरिक संरचना हो या उसकी मूल प्रवृत्तियां हो, मानसिक योग्यता हो या उसकी व्यवसायिक क्षमता हो, सभी में किसी बालक का हो या किसी व्यक्ति में उसके वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। और इस कारण से अध्यापकों के लिए वंशानुक्रम का अध्ययन करना, वंशानुक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक होने वाले मानव के विकास का भी अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जैसे ही बालक का जन्म होता है या जन्म से पहले से ही भ्रूणावस्था से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी विकास होता है व्यक्ति के जीवन में, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, जन्म के उपरांत विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आगे चल करके प्रौढ़ावस्था में उनकी शारीरिक विकास किस तरह से होता है, मानसिक विकास किस तरह से होता है, सामाजिक विकास किस तरह से होता है या फिर उसके संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, इन सभी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसका अध्ययन क्षेत्र भी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र में आता है। बालकों के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास के ज्ञान से उनकी सामर्थ्य, उनकी क्षमता के अनुरूप बालकों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए या एक शिक्षा मनोविज्ञान में विकास का अध्ययन जरूरी हो जाता है, ताकि शिक्षक को पता हो कि अलग अलग अवस्थाओं में बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा देना, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करना उपयोगी हो। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता। दुनिया का कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया या एक समान नहीं होता है, पूरी तरह से एक समान नहीं होता है। उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो गुण होते हैं उनमें किसी न किसी में विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। और सभी बालक अपने अपने अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग वंशानुक्रम से आते हैं, तो उनमें विभिन्नता होना आवश्यक है, विभिन्नता होगा ही होगा। और अध्यापक को अपनी कक्षा में ऐसे छात्रों का सामना करना होता है जो परस्पर काफ़ी भिन्न होते हैं। एक क्लास में अगर 40-50 बच्चे हैं तो 40 प्रकार के या 50 प्रकार के उसमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी। और इसलिए
एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होना चाहिए, ताकि उन विभिन्नताओं के अनुरूप, उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मानव के व्यक्तित्व का भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव के विकास में, उसकी शिक्षा में व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति के विकास में, उसके सर्वांगीण विकास में, ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा का उद्देश्य है किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करना, और चूंकि व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास करने का एक पक्ष होता है, इस कारण से शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का भी अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान व्यक्तित्व की प्रकृति, प्रकारों, सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करके संतुलित व्यक्तित्व के विकास की विधियां बताता है। तो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, इन सब का अध्ययन करते हुए यह बताता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे सुधारा जा सकता है, बालक के व्यक्तित्व में कैसे सुधार लाया जा सकता है, उसका कैसे सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, और इस कारण से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व का भी अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है विशिष्ट बालक। शिक्षा मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का आग्रह करता है। तो क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। उनमें कुछ बच्चे गूंगे, बहरे, अंधे या जिसको दिव्यांग कहा जाता है, इस प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें शिक्षा का व्यवस्था किया जाता है, और इस कारण से शिक्षा मनोविज्ञान में इसका भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षकों को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, है ना। अधिगम शिक्षा प्रक्रिया का आधार होता है। सीखने के अभाव में शिक्षा की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। यदि हम शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लर्न नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे हैं, तो शिक्षा लेना और शिक्षा देने की प्रक्रिया व्यर्थ है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के नियमों, सिद्धांतों तथा विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो सीखने के लिए जो नियम होते हैं, लर्निंग थ्योरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका ज्ञान प्रदान करता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक सीखने की प्रकृति, सिद्धांत, विधियों का ज्ञान के साथ साथ सीखने में आने वाली कठिनाइयों का भी ज्ञान रखे और उनको दूर करने के उपायों से भी वह परिचित हों। शिक्षकों को यह भी जानना आवश्यक होता है कि सीखने का स्थानांतरण कैसे होता है, लर्निंग ट्रांसफर कैसे होता है, और शैक्षिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। इन सभी की शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम या सिलेबस शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना पाठ्यक्रम हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी कैसे जानकारी होगी। तो इसलिए प्रत्येक कक्षा के लिए, प्रत्येक विद्यालय के लिए, प्रत्येक स्तर के लिए पाठ्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो क्लास 1 के लिए जो पाठ्यक्रम बनेगा वही सेम पैटर्न पर क्लास 10th के बच्चों के लिए या 12th के बच्चों के लिए, क्लास 8 के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम नहीं बनेगा। अलग अलग स्तर के बच्चों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के समय इन सभी बातों का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य।
अध्यापकों तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्व है ना? तो टीचर हो या स्टूडेंट्स हैं, दोनों के मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों के मानसिक स्वास्थ्य जब तक स्वस्थ नहीं होगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्रदान करता है तथा कुसमायोजन से बचने का उपाय को खोजता है। तो मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को प्रभाव डालने वाले कारकों का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी जानकारी देता है और टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी कुसमायोजन से बचने के उपाय बताता है, माल एडजस्टमेंट से बचने के उपाय सुझाता है। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियां। शिक्षण का अभिप्राय छात्रों के सम्मुख ज्ञान को प्रस्तुत करना मात्र नहीं है। तो शिक्षण या टीचिंग मीन्स वन वे नहीं होता है कि हम जितना जानते हैं उस ज्ञान को बच्चों के सामने उड़ेल देना मात्र शिक्षण नहीं होता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्र प्रभावशाली ढंग से ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हो, इफेक्टिव लर्निंग होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि जब तक छात्रों को पढ़ने के प्रति अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक अध्यापन में सफलता मिलना संदिग्ध होगा। तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि जब तक हम बच्चों को मोटिवेट नहीं करें, जब तक हम बच्चों को प्रेरित नहीं करें, तब उसका रिजल्ट या अध्यापन की सफलता बहुत अधिक नहीं होगी। यह भी स्मरणीय होगा कि सभी स्तर के बालकों के लिए अथवा सभी विषयों के लिए कोई एक सर्वोत्तम शिक्षण विधि संभव नहीं होती है। तो पढ़ाने के क्रम में, शिक्षा प्रदान करने के दौरान एक बच्चे के लिए जो शिक्षण विधि, जो टीचिंग मेथड इफेक्टिव होगा, वही सेम मेथड किसी दूसरे बालक के लिए भी इफेक्टिव हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लास में जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग मेंटल स्तर के बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स अप्लाई करने की जरूरत होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावशाली शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान भी प्रदान करता है। अगला पॉइंट है निर्देशन व समुदेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। शिक्षा एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है और इस कारण से समय समय पर बालकों को या किसी अन्य व्यक्ति को भी शैक्षिक के साथ साथ व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श लेना भी आवश्यक होता है। छात्रों को यह नहीं पता होता है कि वह किस पाठ्यक्रम में उन्हें प्रवेश लेना चाहिए, किस पाठ्यक्रम में उन्हें एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा व्यवसाय उसे चुनना चाहिए, किस स्ट्रीम में उसमें एडमिशन लेना चाहिए, इसकी उसकी जानकारी नहीं होती। कई बार वे असमंजस की स्थिति में होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान ही के माध्यम से उन्हें निर्देशन या गाइडेंस काउंसलिंग किया जाता है, उसके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, उसकी समस्याओं को हल करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मापन तथा मूल्यांकन। छात्रों की विभिन्न योग्यताओं, रुचियों तथा उपलब्धियों का मापन व मूल्यांकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आवश्यक होता है। तो बच्चे क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर जो कुछ भी सीख रहे हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, उसका भी समय समय पर मापन और मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक होता है। एक और जहां छात्रों के सामर्थ्य, रुचियों तथा परिस्थितियों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षण अधिगम में सफलता असफलता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम बालकों का मापन एवं मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमें यह भी पता चलता है कि बालकों की सामर्थ्य क्या, उनके इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में वह तेज है और किस में उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसकी असफलताओं के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होता है, उसके कमजोर पक्ष को भी जानने का मौका मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न उपकरण छात्रों की योग्यताओं तथा उपलब्धियों का मापन और मूल्यांकन करने के कार्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो उपकरण हैं, जो उसके टूल्स हैं, उसका प्रयोग करके
बालकों की योग्यताओं एवं उपलब्धियों का मापन किया जा सकता है। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है तथा इसमें मनोविज्ञान से संबंधित उन समस्त बातों का अध्ययन किया जाता है जो शिक्षा मनोविज्ञान का नियोजन करने, संचालन करने तथा परिमार्जन करने की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित जो भी बातें आती हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया का मैनेजमेंट करने, उनका संचालन करने, उसका मॉडिफिकेशन करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो विषय क्षेत्र हैं उसका जो स्कोप है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।